एवरीवन, वेलकम टू दृष्टि जुडिशरी। आई एम निवेदिता राजे। तो हमारा आज का केस है पैम डेवलपमेंट्स प्राइवेट लिमिटेड वर्सेस स्टेट ऑफ वेस्ट बंगाल। आर्बिट्रेशन से रिलेटेड ये केस है। तो वो सारे बच्चे जो दिल्ली जुडिशियल सर्विसेज की प्रिपरेशन कर रहे हैं वो इस केस को जरूर समझें। आर्बिट्रेशन से रिलेटेड बहुत सारे केसेस का कंपेंडियम बच्चों के पास नहीं होता है, तो अगर आपको केसेस मिलते हैं जो आप अप्रोप्रिएटली अपने आंसर्स में फिट कर सकते हैं तो उन केसेस को जरूर अच्छे से समझें और उनके नोट्स बनाएं, सो दैट व्हेन देयर इज टाइम टू यूज देम यू कैन वेरी वेल यूज। ठीक है, चलिए केस के प्रेमाइस पर आते हैं। केस में हुआ क्या? अब पैम डेवलपमेंट्स प्राइवेट लिमिटेड को वेस्ट बंगाल की तरफ से एक टेंडर मिला। वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट ने एक सर्टेन रोड को बनाने के लिए टेंडर्स इनवाइट किए और फाइनली इस कंपनी को टेंडर मिल गया। अब टेंडर के अकॉर्डिंग जो कॉन्ट्रैक्ट बना उसके अकॉर्डिंग जो सड़क का काम था वो 18 मंथ्स के विद इन कंप्लीट हो जाना चाहिए था। थोड़ा सा डिले हुआ लेकिन इवेंचुअली सड़क का काम पूरा कंप्लीट हो गया। कंप्लीशन के बाद कॉन्ट्रैक्टर ने वेस्ट बंगाल स्टेट के सामने बिल्स रेज किए। अब उन बिल्स में सिर्फ रोड का कॉस्ट ही नहीं था, उनमें एडिशनल चार्जेस भी थे। Along with the final bill, he had also raised 7 other claims, जिसमें मल्टीपल चीजों को उस कॉन्ट्रैक्टर ने क्लेम कर रखा था। टोटल जो बिल था वो 77,85,290 का था और इसके साथ 7 अदर क्लेम्स भी थे। ठीक है, स्टेट ने सारे क्लेम्स को रिजेक्ट कर दिया। इस रिजेक्शन को लेकर कॉन्ट्रैक्टर जो है वो आर्बिट्रेशन में चले गए। आर्बिट्रेटर ने कॉन्ट्रैक्टर के क्लेम्स को अलाउ कर दिया। अब यहाँ पे जब कॉन्ट्रैक्टर के क्लेम्स अलाउ हुए तो कॉन्ट्रैक्टर को बल्क में एक अमाउंट अवार्ड किया गया विच इज नोन एज द आर्बिट्रल अवार्ड एंड दिस हैपेंड इन 2018. So the final amount awarded to the contractor as the arbitral award was 1,37,25,252. अब ये statistics important नहीं, ठीक है। इस अवार्ड को चैलेंज कर दिया स्टेट ने डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में। ठीक है, दिस वॉज डन यूजिंग द पावर ऑफ सेक्शन 34 सेटिंग असाइड द आर्बिट्रल अवार्ड। ये इंपॉर्टेंट सेक्शन है, आपको पता होना चाहिए। ठीक है, अब जब डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में गया स्टेट सेक्शन 34 में तो सारे के सारे क्लेम्स सामने आए। अब ये 7 क्लेम्स क्या थे जिनको डिनाई किया गया था, जिसे आर्बिट्रेटर ने अलाउ कर दिया? सबसे पहले था कंपनसेशन ऑन लॉस ऑफ बिजनेस। ठीक है, सेकंड कंपनसेशन ऑन अनइकोनॉमिक यूज ऑफ मशीनरी। थर्ड कंपनसेशन ऑन आइडियल लेबर चार्जेस, इंटरेस्ट भी था इसमें। डिलेड पेमेंट इंटरेस्ट, क्योंकि अकाउंट्स जो होते हैं स्पेशली कंस्ट्रक्शन वर्क में रनिंग होते हैं, मतलब आपको पैसा मिले ना मिले लेकिन आपको पैसा देना है। ठीक है, और आपने पैसा दिया नहीं है, वो बेचारा पे करता जा रहा है तो नुकसान हो जाता है। सो delayed payment on running accounts, interest on delayed payments on running accounts. This was the fourth claim. Fifth was escalation costs. Sixth was interest on the arbitral award, and seventh was the cost incurred during the arbitration process. ये 7 claims district court ने arbitrator ने allow कर दिए थे। जब मामला डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में पहुंचा तो डिस्ट्रिक्ट जज ने कहा कि भाई लॉस ऑफ बिजनेस जो है, कंपनसेशन ऑन लॉस ऑफ बिजनेस इज समथिंग विच इज आउटसाइड बियॉन्ड द स्कोप ऑफ आर्बिट्रेटर्स पावर्स। ये आर्बिट्रेशन की जुरिस्डिक्शन पे ही नहीं आता है। ठीक है, और क्योंकि आर्बिट्रेशन की जुरिस्डिक्शन में है ही नहीं तो इस पे किसी भी तरह का कोई भी एडजुडिकेशन इज ट्रांसग्रेशन ऑफ पावर्स। तो इस क्लेम को डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ने सेट असाइड कर दिया। ओके, दूसरा अनइकोनॉमिक यूज ऑफ मशीनरी में डिस्ट्रिक्ट कोर्ट को कुछ कैलकुलेशन मिस्टेक्स नजर आए और इन कैलकुलेशन मिस्टेक्स की वजह से डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ने इस क्लेम को भी सेट असाइड कर दिया और बाकी सारे के सारे क्लेम्स अलाउ कर दिए। ओके, अब कॉन्ट्रैक्टर ने सेक्शन 37 को यूज करके डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के इस ऑर्डर को, जजमेंट को हाई कोर्ट में चैलेंज कर दिया।
अब यही जो, क्योंकि बाकी क्लेम तो अलाउ हो ही गए थे भाई, 7 में से 2 रिजेक्ट हुए, बाकी 5 अलाउ हो गए। अब इन 5 क्लेम्स को जो अलाउ किया गया था, इसके अगेंस्ट स्टेट गवर्नमेंट ने एक क्रॉस अपील भी फाइल कर दी। तो 2 अपील चली गई ऑन द सेम अवार्ड्स बाय द कॉन्ट्रैक्टर एज वेल एज बाय द स्टेट अंडर सेक्शन 37। अब सेक्शन 37 है क्या? सेक्शन 37 भी इंपॉर्टेंट है। शुरुआत सेक्शन 34 से होती है, वेयरइन यू कैन request the district machinery or the court to set aside the arbitral award on certain specific grounds। अगर वो जो डिसीजन आया है उससे आप सेटिस्फाइड नहीं हैं, तो आप इस जजमेंट को, इस ऑर्डर को हाई कोर्ट में चैलेंज कर सकते हैं। अब यहाँ पे हाई कोर्ट के पास पावर होती है, और बेसिकली 37 enables a party to challenge what has been held in section 34 or what has been held using section 34। अब हाई कोर्ट के पास जो पावर है वो रिव्यू की ज्यादा है, ठीक है। द सेक्शन 37 enables the high court to review what the district machinery has done and to either overturn or confirm the judgment। ओके, रिव्यू करके। अब हाई कोर्ट के पास जब ये केस गया तो हाई कोर्ट ने क्या किया, और क्लेम्स हटा दिए। हाई कोर्ट ने कहा कि क्लेम नंबर 3, क्लेम नंबर 1 एंड 2 तो हो गए ही नहीं, इट अग्रीड विद डिस्ट्रिक्ट मशीनरी। क्लेम नंबर 3 भी नहीं होगा, क्यों? क्योंकि जो कॉन्ट्रैक्टर और स्टेट के बीच में कॉन्ट्रैक्ट था वो स्पेशली प्रोहिबिट करता था किसी भी तरह के आइडल लेबर चार्ज को, है ना। कई बार परमिशन नहीं आती है, सैंक्शन नहीं आता, कई बार जो रॉ मटेरियल है वो नहीं आ पाता, बहुत सारी चीजें होती हैं सरकार का काम करते वक्त, और जब तक वो सारे के सारे सैंक्शंस, परमिट्स एटसेट्रा नहीं आते तब तक लेबर खाली बैठी रहती है। अब लेबर खाली बैठे चाहे काम करे, पेमेंट तो कॉन्ट्रैक्टर को करना ही है ना। कॉन्ट्रैक्ट में जो टेंडर था फाइनल, उसमें इस तरह के पेमेंट को क्लियरली प्रोहिबिट कर रखा था। तो कॉन्ट्रैक्ट क्लॉजेस क्लियरली प्रोहिबिटेड एनी सॉर्ट ऑफ पेमेंट ऑन आइडल लेबर। तो हाई कोर्ट ने पहले तो इस 3rd नंबर क्लेम को इस वजह से हटा दिया कि भाई कॉन्ट्रैक्ट ही नहीं अलाउ कर रहा, आप कैसे अलाउ कर दे रहे हैं। यू आर क्रिएटिंग समथिंग विच द कॉन्ट्रैक्ट डज नॉट ओरिजिनली अलाउ, ठीक है। दूसरा क्लेम नंबर 4, डिलेड पेमेंट्स। डिलेड पेमेंट्स में हाई कोर्ट ने कहा कि कॉन्ट्रैक्चुअल और प्रोसीजरल डिफेक्ट की वजह से पेमेंट्स में डिले आ ही जाता है, ये कोई बड़ी बात नहीं है, इसको स्पेशली क्लेम करने की जरूरत नहीं है। एंड इन गवर्नमेंट टेंडर्स दिस इज समथिंग दैट अ पर्सन हैज टू अंडरस्टैंड। मतलब whenever a person enters into a contract with the government of India or with any state government, this is something which is naturally expected, क्योंकि जो मशीनरी है, स्टेट चाहे यूनियन, वो एक्सट्रीमली बिजी है और मल्टीपल कॉन्ट्रैक्ट्स चल रहे हैं, न्यूमरस ड्यूटीज है, एक पहाड़ है काम का जो कि उनके सर पर है। अगर उस पहाड़ के नीचे कुछ ना कुछ मिस हो जाता है या डिले हो जाता है तो ये बहुत ही अंडरस्टैंडेबल है और इसमें लीवे अलाउ करना ही पड़ता है, ये एक जनरल प्रैक्टिस है। और इस क्लेम को भी डिनाई कर दिया हाई कोर्ट ने, इसको भी हटा दिया। अब आता है 6, ठीक है, क्लेम नंबर 6। हाई कोर्ट ने जो इंटरेस्ट आर्बिट्रेटर ने जो कैलकुलेट किया था, हाई कोर्ट ने कहा नहीं, ये इंटरेस्ट जो है सही नहीं है, इसको और कम किया जा सकता है, और इंटरेस्ट को भी कम कर दिया, ठीक है। तो 1 और 2 तो हटे ही हटे थे, हाई कोर्ट ने नंबर 3 तो हटा ही दिया, नंबर 4 भी हटा दिया और नंबर 6 भी हटा दिया। अब कॉन्ट्रैक्टर तो 2 क्लेम्स को लेकर गया था और बाकी के 3 क्लेम हट गए। फाइनली कॉन्ट्रैक्टर परेशान होके बेचारे सुप्रीम कोर्ट पहुंचे। अब सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आइडल लेबर चार्जेस एक्चुअली कॉन्ट्रैक्ट मेंशन करता है कि हम पे नहीं करेंगे, तो इसको तो हाई कोर्ट ने सही हटाया। बात आती है डिलेड पेमेंट इंटरेस्ट की, हाई कोर्ट ने इसको गलत हटाया है, ठीक है। कॉन्ट्रैक्ट भाई, a duty is a duty, a responsibility is a responsibility. If your contract stipulates a certain time frame during which you have to make payments, you have to abide by the contract, ठीक है। आप unnecessarily स्टेट को एक ऐसा लीवे दे रहे हैं जो कि स्टेट के पास होना नहीं चाहिए, right? State is not a single person who is, burdened with all these things. State has delegated the responsibilities into various departments, instrumentalities, other authorities.
और इन सारी चीजों को हैंडल करने के लिए बहुत सारा मैन फोर्स है स्टेट के पास, और वो इसलिए है ताकि इस तरह के डीले ना हो, प्रोसीजरल डिफेक्ट्स ना हो। तो स्टेट को इस तरह का लीवे देके, बेनिफिट ऑफ डाउट देके आप कॉन्ट्रैक्टर्स को, बिजनेसमैन को, और वो सारे लोग जो स्टेट के साथ डील करते हैं उनको डिस्करेज कर रहे हैं, उनके साथ एक इनजस्टिस कर रहे हैं। You are siding with the state, you are siding with the party which is, you know, making mistakes, and you are justifying that mistakes in the name of, oh my god, this is understandable. Why? Anything which is not as per law, anything which goes against the contractual stipulation is not justiciable and needs to be dealt with, whether that breach is committed by a normal person or by an entity like state. तो इसको हाई कोर्ट को इस तरह से हटाना नहीं चाहिए था, एंड क्लेम नंबर 4 वाज अलाउड। अब बात आती है क्लेम नंबर 6 की। क्लेम नंबर 6 में सुप्रीम कोर्ट का कहना था कि भाई द आर्बिट्रेटर हैज नॉट रियली डिसाइडेड द इंटरेस्ट और कैलकुलेटेड द इंटरेस्ट ऑन द whims or on his, on arbitrarily. He has taken into account all the facets, the amount that was stipulated in the contract, and the reasonable interest that was to be paid or was payable to the contractor, keeping everything in mind. तो हर चीज को कंसिडर करके, समझ के, बूझ के आर्बिट्रेटर ने इस इंटरेस्ट को कैलकुलेट किया। आपने इसे किस ग्राउंड पे कम कर दिया है? ठीक है, ऑन व्हाट ग्राउंड्स हैव यू रिड्यूस दिस इंटरेस्ट? यू हैवंट रियली मेंशन्ड द ग्राउंड्स। अब देखो, मुद्दा जो है, अभी पहले मुद्दे पे बाद में आते हैं, और इंटरेस्ट जो आर्बिट्रेटर ने लगाया था इनिशियली उसको रिस्टोर कर दिया सुप्रीम कोर्ट। ठीक है, तो सुप्रीम कोर्ट ने 1 और 2 तो थे ही नहीं, स्कोप में ही नहीं थे आर्बिट्रेशन के, नंबर 3 को और हटाया और बाकी सब अलाउ कर दिया सुप्रीम कोर्ट। अब परेशानी ये नहीं है, या फिर कहानी का जो ट्विस्ट है वो ये नहीं कि कितने क्लेम्स थे, कितने क्लेम्स अलाउ हुए, कितने क्लेम्स डिनाई हुए। बात ये है कि जुडिशरी ऑल्टरनेटिव डिस्प्यूट्स मैकेनिज्म में भी कितना ज्यादा इंटरफेयर करती है, जो कि इस केस में देखने को मिला। सेक्शन 37 हाई कोर्ट को डेफिनेटली पावर देता है, राइट, टू रिव्यू व्हाट हैज बीन डिसाइडेड बाय द डिस्ट्रिक्ट जुडिशरी इन टर्म्स ऑफ आर्बिट्रल अवार्ड, लेकिन वो पावर रिव्यू की है और वो एक बड़ी लिमिटेड पावर है जो कि लेजिस्लेचर ने बहुत सोच समझ के जुडिशरी को दी है। The fact that the power is limited says something, or what does it say? It says that you are not to interfere too much. आपको पावर लिमिटेड दी ही इसलिए गई है ताकि आप आर्बिट्रेशन प्रोसीडिंग्स के साथ ज्यादा इंटरफेयर ना करें। What you have done is overstepping the powers that are given to you under section 37. तो सेक्शन 37 even if provides for appeal gives the power of review only. सेक्शन 37 की पावर बड़ी लिमिटेड सी पावर है, जिसमें हाई कोर्ट अननेसेसरीली किसी भी वजह से, या अगर कर भी रहा है तो प्रॉपर स्पीकिंग ऑर्डर्स के बेसिस पर ही आर्बिट्रल अवार्ड को डिनाई कर सकता है या फिर सेट असाइड कर सकता है। नीड्स टू फर्निश प्रॉपर स्ट्रॉन्ग रीजंस इन ऑर्डर टू सेट असाइड एन आर्बिट्रल अवार्ड। अगर आप एक आर्बिट्रल अवार्ड को या आर्बिट्रेशन प्रोसीडिंग को बिल्कुल एक नॉर्मल कोर्ट प्रोसीडिंग्स की तरह लेते हैं और अपनी जो आपकी जनरल बहुत सारी पावर है उसको यूज करते हैं, तो फिर आप एक ऑल्टरनेटिव डिस्प्यूट मैकेनिज्म का जो पूरा का पूरा मशीनरी बना हुआ है और जिस ऑब्जेक्टिव से उस मशीनरी को क्रिएट किया गया है उसे आप डाइल्यूट करते हैं, उसे आप डिसरिगार्ड करते हैं। ठीक है, द एंटायर ऑल्टरनेट डिस्प्यूट resolution was created so that judiciary does not have to step into matters which do not require a judicial intervention. कुछ इस तरह के मैटर्स जो पार्टीज के बीच में आराम से सुलझाए जा सकते हैं, उन प्रोसीडिंग्स को अननेसेसरी इलोंगेट करने की बजाय जुडिशियल इंटरवेंशन को अवॉइड करके, तो इसीलिए इन सब चीजों को ध्यान में रख के आर्बिट्रेशन को, मीडिएशन को, कंसिलिएशन को क्रिएट किया गया। अगर आप उसी तरह से इंटरफेयर करने लगेंगे, उसी तरह से चीजों को खींचेंगे, मीन मेक निकालेंगे, पिक पॉइंट करेंगे, तो फिर आर्बिट्रेशन के पूरे मशीनरी का क्या फायदा, right? So the ultimate decision in this case was the fact that the high court oversteps its even, so imagine high court, कितना बड़ा कोर्ट होता है हाई कोर्ट, कि हाई कोर्ट ने अपने ग्राउंड्स को या अपने पावर्स को ओवरस्टेप किया है। इट हैज ओवरस्टेप द बाउंड्स ऑफ व्हाट द एक्ट ओरिजिनली प्रोवाइड्स।
and this is something that makes this case very interesting and important. ठीक है, लिमिट्स ऑन द पावर्स ऑफ हाई कोर्ट। मतलब देखो, कोई भी डिपार्टमेंट, कोई भी एंटिटी क्यों ना हो, कितनी भी स्ट्रांग क्यों ना हो, लेकिन एक दायरे से बाहर वो नहीं जा सकता। ठीक है, हाई कोर्ट भी नहीं जा सकता, सुप्रीम कोर्ट भी नहीं। और ये एपिक्स जुडिशरी ने इसी चीज को इस केस के थ्रू अफर्म किया। नोट्स पे आ जाते हैं। पार्टीज इन्वॉल्व बता ही दिया मैंने, पैम डेवलपमेंट्स प्राइवेट लिमिटेड, स्टेट ऑफ वेस्ट बंगाल। कॉन्टेक्स्ट था कि भाई रोड बनाना था, कंप्लीट हो गया लेकिन डिले हो गई। अपीलेंट ने बिल रेज किया, क्लेम्स किया, डिनाई हो गया, फाइनली आर्बिट्रल अवार्ड आया। इश्यूज में जो इशू मेन था वो क्लेम्स की वैलिडिटी था और सेक्शन 37 की एक्चुअल इंटरप्रिटेशन। So section 31 clause 7 governs the arbitrator's power to award interest. Section 34 allows setting aside of an arbitral award. Section 37 provides right to appeal against order related to arbitration. ठीक है, कॉन्ट्रैक्ट लॉ में स्पेशल टर्म्स एंड कंडीशंस ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन पैम डेवलपमेंट्स एंड स्टेट ऑफ वेस्ट बंगाल। कोर्ट के ऑब्जर्वेशंस क्या थे मैं आपको बता ही चुकी। सुप्रीम कोर्ट ने आइडल मशीनरी को हटा दिया, क्लेम नंबर 4 को अलाउ कर दिया और क्लेम नंबर 6 को भी अलाउ कर दिया। जब तक, और कोर्ट का कहना था कि भाई आर्बिट्रर किसी भी इंटरेस्ट को अलाउ कर सकता है अनलेस कॉन्ट्रैक्ट एक्सप्लिसिटली इस चीज को फॉरबिड करे। ठीक है, जब कॉन्ट्रैक्ट ही नहीं फॉरबिड कर रहा तो आप इंटरेस्ट को क्यों फॉरबिड कर रहे हैं? ओके, This is the doctrine of the case also involved the doctrine of examination of contract by both arbitral tribunal and the court. Emphasize that it is the duty of both the court and the tribunal to thoroughly examine the contract as it forms the basis of the legal relationship between the parties. जैसे arbitrator ने claim number 2 को आइडल मशीनरी या आइडल लेबर के क्लेम को भी अलाउ कर दिया जो उसे नहीं करना चाहिए था। क्यों? क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट में ही ये साफ साफ लिखा हुआ था कि ये पेमेंट नहीं देगी स्टेट, फिर भी आर्बिट्रेटर ने अलाउ किया। तो कॉन्ट्रैक्ट जो है वो ऐसे ही मजे के लिए नहीं है, इट इज नॉट ऑप्शनल। उसमें लिखा हुआ जो सब कुछ है वो लॉ है, वो दोनों पार्टीज के बीच का एक मैंडेटरी अरेंजमेंट है और उसी अरेंजमेंट को आपको फॉलो करना है। और जो रेमेडी निकल कर आएगी, जो इंटरेस्ट निकल कर आएगा, वो इसी अरेंजमेंट के बेसिस पे निकल कर आएगा। इसी प्रेमाइस को दिमाग में और इसी बैकग्राउंड को दिमाग में रखते हुए आएगा कि कॉन्ट्रैक्ट किस रेमेडी को अलाउ कर रहा है और किस रेमेडी को अलाउ नहीं कर रहा। हाई कोर्ट को भी यही इंस्ट्रक्शन दिया गया कि कॉन्ट्रैक्ट इंटरेस्ट को पर्टिकुलरली प्रोहिबिट नहीं कर रहा, इसीलिए आप उसको हटा नहीं सकते। आर्बिट्रेटर ने उसको दिया है। एनीवे, पेमेंट में जब भी किसी भी तरह का अवार्ड आता है या किसी भी तरह का कंपनसेशन दिया जाता है वो जनरली इंटरेस्ट के साथ ही दिया जाता है अनलेस अदरवाइज स्टेटेड। सिंस इट वाज नॉट अदरवाइज स्टेटेड इन द कॉन्ट्रैक्ट, आर्बिट्रेटर वाज within his powers to award the interest. Okay, these are the important case laws that you can use as well. ठीक है, इस केस के साथ लेटेस्ट ही है सारे। NHAI वर्सेस M हकीम 2021 का केस है, सेक्शन 34 पे है। मेसर्स लार्सन एयर कंडीशनिंग वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 23 का कोर्स है, 34 और 37 दोनों पर ही है। क्वेश्चंस को प्रैक्टिस कर लेते हैं। विच सेक्शन ऑफ द आर्बिट्रेशन एंड कंसिलिएशन एक्ट गवर्न्स द आर्बिट्रेटर्स पावर टू अवॉर्ड इंटरेस्ट? You know the answer, write down in the comments below. Which section of the arbitration and conciliation allows setting aside of an arbitral award? Again, please let me know the answer. Under which section can parties appeal against orders related to arbitration? Answers in the comments. Mains के questions. What is the scope of judicial interference in arbitral awards under section 37 of the Arbitration and Conciliation Act? ठीक है, analyze the effectiveness of arbitration as a dispute resolution mechanism with reference to judicial scrutiny under the Arbitration and Conciliation Act. इस दृष्टि के अपने क्वेश्चंस हैं लेकिन अच्छे क्वेश्चंस हैं, इन पर आंसर आप जरूर लिखें। ओके, और मेक श्योर कि आप उन आंसर्स को किसी से इवैल्यूएट करवा रहे हैं। तो इस केस में आज के लिए इतना ही, अगले सेशन में मिलेंगे इसी तरह के केस के साथ। तब तक आप सब अपना ख्याल रखिए। थैंक यू सो मच, बाय बाय।